उसूलों पे जब आँच आए टकराना जरूरी है और जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये सब लोग जिंदा है, इसका ये सबूत दे रहे हैं और ये सबूत दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त। महाचर्चा महासेवा के साथ में हम यहाँ मौजूद हैं आज़ाद मैदान में, मुंबई के जो प्रसिद्ध है आज़ाद मैदान आंदोलन के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। आज ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जिनकी सालों से आवाज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सहकार विभाग सुनाई नहीं दे रहा। कंप्लेन है, उनकी शिकायत है, यहाँ तक कि सहकार आयुक्त हो या कोई डिप्टी रजिस्ट्रार वो भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज ये लोग मौजूद हुए हैं, इनके साथ देने के लिए काफी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। मोहम्मद अफजल हैं, अनिल गलगली जी हैं, कमलाकर सिन्हा साहब हैं, राव साहब हैं। राव साहब आप जानते होंगे इनको। तो ऐसे लोग जो यहाँ पे मौजूद है उनसे बात भी करेंगे, उनसे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से उसूल बनाया है सरकार ने, बनाया है नियम बनाया है सरकार ने, MCS बाइला इन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन उनका ही पालन सरकार नहीं कर रही है, जिसको सालों से यहाँ पर लोग कंप्लेन किए हैं लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं मिला है। और इसी को लेकर आज ये एकजुट हुए हैं। ये भले से संख्या में कम होंगे लेकिन ये काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी सरकार, हमारे जो सहकार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सहकार मंत्री हैं वो सुने, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब वो भी सुने। इस वीडियो के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। इनसे जानेंगे कितने सालों से आपकी ये समस्या थी। आपका नाम बताएं। मैं अजय गुप्ता, के ईस्ट वार्ड अंधेरी ईस्ट में हूँ, जहाँ पे मुझसे 2006 से आज तक मेरा फ्लैट सोसाइटी ने नाम पे नहीं किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार को जब मैंने उस चीज़ की बारे में इतला किया है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझ पर झूठा 101 का रिकवरी केस डाला गया है, जिसमें कोई भी मेंटेनेंस बिल या कोई भी उनकी तरफ से ऑडिटिंग नहीं करी गई है। और अब जब DDR 3 के थ्रू वापिस से कोर्ट में केस आया है डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, सो दे आर विदाउट एनी अर्जदार और विदाउट एनी 101 रिकवरी पेपर्स, दे आर फाइलिंग a case for last 4 hearing. Nobodies are there, but I am running behind that and he is saying कि यही हमारा कानून है, आप इसको देखिए, हमें कानून मालूम है, आप हमें मत सिखाइए। के ईस्ट वार्ड बडाला ईस्ट, मिस्टर संभाजी निकम। क्या समस्या है? हमारी समस्या 2007 से हम फॉलो कर रहे हैं रीडेवलपमेंट में, और 17 में बिल्डर ने कंप्लीट किया, सोसाइटी ने पोजीशन नहीं दिया। फिर 21 में अनिल गलगली साहब ने हमको पोजीशन दिलाया अवार्ड थ्रू। अभी भी हमारा एग्रीमेंट बिल्डर ने रजिस्टर नहीं किया और 11 साल का रेंट बाकी है। विजिलेंस का ऑर्डर है अभी लिया ऑर्डर, और 19 में CO ने किया था ऑर्डर कि इनको रेंट दो। अभी तक ये लोग फॉलो नहीं किया है। बिल्कुल, ये 11 साल का इनका रेंट बाकी है। अनिल गलगली जी ने जैसे तैसे इनको घर तो दिला दिया, आसियाना तो दिला दिया, लेकिन अभी भी इनका जो थक बाकी है, रेंट बाकी है, कानून के हिसाब से वो अभी तक नहीं मिला। ऑर्डर भी है। हम लोग 6 लोग हैं, ये अकेले नहीं है, 6 लोग। अनिल जी, इस तरह के जो पीड़ित लोग होते हैं वो आप मदद करते हैं और नहीं सुनती सरकार, क्या कहेंगे? देखिए कि जो सरकार ने जो कानून तो बनाए हैं, कानून तो कागज़ पर है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारियों का है। आज महाराष्ट्र में 1.25 से 1.5 लाख तक सोसाइटी है। मुंबई में अगर देखेंगे तो 40,000 के आसपास सोसाइटीज़ है। नियम तो वही है, मगर वहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। आज जो उपनिबंधक जो अधिकारी होता है उसकी जवाबदारी अधिक होती है, दुर्भाग्य से समय पर कार्रवाई नहीं होती। जब शिकायत होने के बाद उसको हम लोग 7 डेज या 45 डेज में उसको निपटान करने की आवश्यकता है, क्योंकि राइट टू सर्विस भी आया हुआ है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। 2-2, 3-3 साल, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सहकार विभाग को भी इस पर कहीं ना कहीं तो 1 विंडो सिस्टम जारी करने की आवश्यकता है। बीच में ठाणे के कुछ फेडरेशन ने एक पोर्टल बनाने की भी बात की थी सरकार से मिलकर। अगर इस तरह के पोर्टल भी बनते हैं तो ऑनलाइन शिकायत होती है तो ऑनलाइन उसका निपटान होगा, किसी को किसी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब ऑफिस में जाते हैं तो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ से PA से लेकर उस अधिकारी को मिलने तक हर जगह पर आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं तो दिलीप वलसे पाटिल है, एकनाथ शिंदे है, बाद में अनिल कवड़े जो सरकार के आयुक्त है, उन्हें कहीं ना कहीं तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों का औचित दौरा करना चाहिए, उनके ऑफिस में जाना चाहिए कि आखिर तो कितने फाइल पेंडिंग्स है। अगर कोई फाइल 2 महीने से अधिक पेंडिंग है तो ताबड़तोड़ उसको सस्पेंड कीजिए, क्योंकि अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो कानून बना के कोई फ़ायदा नहीं है। राइट टू सर्विस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 45 डेज में आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये भी मंत्री और अधिकारियों का काम है कि नागरिक शिकायत करके थक चुके हैं, इनको अभी ज़्यादा आप बोझ मत बनाइए।
अधिकारियों की अगर आपको एकदम ठीक से उसकी चुस्त दुरुस्त करना है तो मंत्रियों को ऑफिस में जाना पड़ेगा। जैसा सरकार आपके द्वार है ना, आपकी तो सरकार सरकार आपके आपको उनके कार्यालय में जाना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी ने भी 2 से 3 महीने फाइल को अगर पेंडिंग रखा है तो ताबड़तोड़ सस्पेंड करो, अगर हो सके तो उसकी इंक्वायरी लगाओ और उसको ज़बरदस्ती उसको अपन जॉब से निकाल भी सकते, बर्खास्त कर सकते। जैसे केंद्र सरकार ने बीच में कुछ IAS अधिकारियों के साथ किया कि जो करप्ट है, जो भ्रष्ट है, इनका रिपोर्ट हमेशा गलत आ रहा है, तो ऐसे लोगों को सरकार भी जबरन उसको रिटायर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र में सहकार विभाग में जो करप्शन है, जो अनियमितता है, जो धांधलियाँ है, उसको रोकने के लिए सरकार को इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार दीमक की तरह बैठे हुए अधिकारी, उनको यदि रिमूव किया जाएगा, वो कौन करेगी? सरकार करेगी। वो पहले जितनी भी सरकार रही, लेकिन वो सिस्टम वही का वही है, वही दीमक की तरह सालों से, तो वो दीमक को सही करने की जरूरत है। सर, राव साहब बड़े एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी सालों से अपना सफ़ेद बाल दिखा रहे हैं इनको कि काफ़ी न्याय दिलवा चुके हैं और आज भी लगे हुए हैं इन लोगों के न्याय के लिए कि इनको न्याय मिले। क्या कहेंगे सर, ये जो सहकार विभाग में भ्रष्टाचार है, ये दीमक है, ये कैसे मुक्त हो सकता है? सर, हमने आज़ादी पाई, राजा महाराजाओं को निकाल दिया हमने, उनके जगह पे पब्लिक सर्वेंट करके हमने बिठाया है। लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट कम है और पब्लिक को हैरेसमेंट करने वाले ज़्यादा हैं। आप उनके ऑफिस में जाओगे तो नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार है और इनको पकड़ना ज़रूरी है। और ये हर कोई सोचता है कि इस कलम 197 मेरे को बचाएगा, वो कलम को हटा देना चाहिए अभी, क्योंकि बॉस को पैसा मिलता है तो वो सैंक्शन तो देगा ही नहीं, तो इसका प्रोसिक्यूशन होगा ही नहीं। तो अभी उसका तोड़ हमने निकाला है। हमने कई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर क्रिमिनल केस डाले हैं, वो कोर्ट भाग रहे हैं, इनको इंटरिम रिलीफ के लिए भाग रहा है, कोई और किसी चीज़ के लिए भाग रहा है। तो मेरे हिसाब से आज क्रिमिनल लॉ इज़ द ओनली लॉ। पुलिस भी भ्रष्टाचार है इसमें, मैं उनको नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं उनको भी नहीं बख्श रहा हूँ। आप कोई पुलिस स्टेशन जाओ तो आपका FIR फाइल नहीं होगा, लेकिन मंत्री का कॉल आएगा तो झूठा FIR भी ये फाइल करने को तैयार हो जाते हैं। कानून अपने डेमोक्रेसी ऐसी हो गई है कि मैनिपुलेट हो गई है। हाँ। कि पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन किसको न्याय मिलेगा। तो एक्चुअल में जिनको न्याय मिलता है वो न्याय कहीं ना कहीं खोया जा रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, तो आदमी का जो हम बोलते हैं पेशेंस, वो संयम खत्म हो जाती है, और यही चाहते हैं ये लोग। और उस न्याय की इंतजार में वो लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और गुजर भी जाते हैं यहाँ तक कि जब भी न्याय नहीं मिलता। ऐसा हमारे न्याय की प्रक्रिया है। मेरा कहना है, जैसे मराठी में उन लोग बोलते हैं कि शाना माणसानी कोर्टाची पायरी चढू नये, लेकिन मैं उसको एक कदम आगे लेके जाता हूँ, एकदा चढलं कि पार्टी बघू नये, बरोबर, वो आगे बढ़ते चलो, एकला चलो, बरोबर, कारवा बन जाएगी। आज मैं अकेला था, आज है ना, बिल्कुल, कल 600 होंगे, कल 6000 होंगे, परसों 6 लाख भी हो सकता है। लेकिन इनको पता चलना चाहिए कि दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, वो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनके लिए काम नहीं करते हैं। और मैं जब भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में जाता हूँ, मैं उनको याद दिलाता हूँ कि जो कुर्सी पे वो बैठे हैं, वो कुर्सी का कीमत भी मैंने ही दिया है, मेरे टैक्स से उनका कुर्सी बना है, उनका कैबिन बना है, ये मेरा है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि ये जितने अधिकारी के नाम लिखे, सेक्रेटरी हो, उप सचिव हो, सब आप ये देख रहे हैं। इनके जो रहते हैं ये एयर कंडीशनर वातानुकूलित अपने केबिन में, उनको ये पता नहीं है कि ये जो आम नागरिक टैक्स देते हैं उनकी वजह से ये ऐसे रहते हैं। लेकिन उनको सबक लेना जरूरी है, नहीं तो जनता जाग गई तो उनकी चेयर भी खसका सकती है। दोस्तों, हमारे साथ में कमलाकर सेनाई मौजूद है, जो मुंबई की आवाज़ और आए दिन कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं और अपने घर परिवार छोड़ के ये इसमें लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, सहकार विभाग किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है? सर, सबसे पहले भ्रष्टाचार जो है वो हमारे IAS ऑफिसर्स कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये IAS ऑफिसर्स को ये सब जो गलत काम हो रहा है वो सब पता रहता है और वो बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर ये ईमानदार होते तो उनके हाथ के नीचे जो भी डिप्टी रजिस्ट्रार है, DDR है या जॉइंट रजिस्ट्रार है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते थे। तो मेरा ये सबको ये है कि आप पहले जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के IAS ऑफिसर्स है उनके ऊपर भी
क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कीजिए। किसी कोर्ट ने बताया कि आपको पिस्तौल लेके बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना पेन लेके ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, और आपका ये अधिकार है कि जो बड़े कुर्सी पे बैठे उनको एक्सपोज करना, ये हर सिटीजन का अधिकार है। और दूसरी तरफ मैं हमारे मिनिस्टर्स को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हर वार्ड में जाके लोगों को मिलने का जो काम करते हैं उससे कोई कुछ बरकत हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप लिखित आदेश नहीं देते हैं। आप लोगों को 1 मिनट में पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है और आधा मिनट में उसके आप खत्म करते हैं। तो आप लिखित में आदेश दीजिए एक। और दूसरी बात, हर पुलिस स्टेशन में जाइए, हर डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए, हर पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में जाइए, और उन्होंने कितने काम पेंडिंग रखे हैं उसका चेकिंग कीजिए और उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप खाली लोगों को ऐसे मिलके बेवकूफ मत बनाइए। बिल्कुल, आप ये जो नाम देख रहे हैं इसमें आपके मंत्री है, मुख्यमंत्री का भी नाम आ सकता है, इसलिए आप अलर्ट हो जाएं और ये जो जितने हैं इनकी खैर खबर लीजिए, क्योंकि ये आपके अंडर में आते हैं। कोऑपरेटिव सचिव हो या कोऑपरेटिव सहकार आयुक्त हो, सभी। मेरा नाम हमीद हाजू, मैं गोरेगांव मदीना टावर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रहता हूं। मैं अपनी लड़ाई 3-4 साल से लड़ रहा हूं सर। और ये लोग सर भी सरकारी अफसर जो हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर के ऊपर तक, ये अपने आप को क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं, लेकिन ये अपना काम नहीं करते। ये जो कानून बना है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 1961, ये सब कानून का उल्लंघन सबसे पहले यही लोग करते हैं। तो सर जैसे सर ने कहा कि भाई इनको कानून, इनके ऊपर सबसे पहले गाज गिरनी चाहिए कि कानून का रखवाला ही कानून तोड़ रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे सर? ना सोसाइटी हमारी सुनती है, ना हमारे जो ऑफिसर्स बिठाए गए उनके लिए, इस काम के लिए वो सुनते हैं सर। सालों साल निकल जाते हैं सर, लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिलता। सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। माझं नाव चरण इंगे. आपल्या सहकार संघात पोर्टलवरती तक्रार दाखल केली होती, त्याला 8 महिने झाले, तक्रार दखल केली नाही. पण तीच तक्रार जेव्हा मी सहकार संवादावर टाकली तेव्हा ते 4 दिवसामध्ये दखल झाली. 50 रुपये देऊन तक्रारी दखल केली जाते आणि पण फुकटमध्ये तक्रारी दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे हे कितपत योग्य आहे? को मेरा एक केस मैंने रिफ़र किया था, वो जो नेस्को इसके ऊपर बड़ा फंक्शन हुआ था और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब आए थे सर। अनिल कवाड़े साहब को मेरा लिखित में निवेदन देने के बाद भी आज तक कुछ उसका इंसाफ नहीं हुआ सर। अनिल कवड़े जी ये ध्यान दें। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मैंने आज ही एक मेल किया है राजेश कुमार को और अनूप कुमार को। मैंने ये पूछा है कि ये जो फराड फर्जीवाड़ा द्वारा जो सारे अधिकारियों की मदद की है, इसका जवाब दो, ये फराड फर्जीवाड़ा है या नहीं। और मैंने उसमें बिल लगाए हैं। ये मामला इतना जटिल मेरी नज़र में हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है कि कानून नाम की कोई चीज़ है कि कुछ है ही नहीं, या मतलब ये लोग अंधे बहरे कैसे हो गए हैं। मैं मंत्रालय में कितने लेटर, आपको सुन करके शायद हैरत होगी कि मैं 10,000 लेटर मैं लिख चुका हूँ, 10,000 मेल कर चुका हूँ। ये क्या अंधेर हो रहा है? ये राजेश मुख्यमंत्री अंधा बहरा गूंगा है वो क्या? कुमार सहकार, ये बड़ी शर्म की बात है। 10,000 सीनियर सिटीजन ने कहीं मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैं 5 नमाई खाता हूँ। ये बेशर्म लोग हमारे पैसों पर, हमारे टैक्स पर मतलब ऐश कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। जवाब क्यों नहीं? हमारे सवालों का जवाब दिया जाए, हमारे सवालों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल सवालों का जवाब दिया जाए। दोस्तों, मोहम्मद अफजल बाकायदा एफएक्स कमेटी में भी रहे हैं और गवर्नमेंट की आज ट्रांसपोर्ट जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें भी रहे हैं, तो सरकार में कहीं दखल देते हैं और उनकी बात मान्य भी रखती है। मोहम्मद अफजल साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, क्या कहेंगे सरकार को? आपने सुना इनकी सबकी दास्तान सुनी, बड़ी दर्द भरी दास्तान है, सीनियर सिटीजन है, महिला, सभी प्रकार की। तो क्या कहेंगे सरकार को? आप किस तरह से आगे प्रयास करेंगे इसमें, उनके साथ कैसे हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बुनियाद जो जहाँ से ये मसला शुरू होता है। आप समझते हैं कि कोई भी नागरिक अपने सारी ज़िंदगी की पूंजी फ्लैट खरीदने में लगा देता है और उसके पश्चात वो बिल्कुल मैनेजिंग कमेटी जो है, जिनका और कोई काम नहीं है, दे आर ओनली द ट्रस्टी ऑफ रनिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। उनकी इतनी बदमाशी हो गई है, उनकी इतनी मनमानी हो गई है कि मेंबर्स को इतनी तकलीफ़ देते हैं। वो अगर रेंट पे देना चाहते हैं तो वो बैचलर्स को अलाउ नहीं करते हैं और
जैसे कि इलीगल चार्जेस हैं, यानी लिफ्ट यूज़ करने के लिए टेनेंट्स के लिए, और बाकी अपना शिफ्टिंग चार्जेस, ये सारे चीज़ें वो अपनी मनमानी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ का संज्ञान डेप्यूटी रजिस्ट्रार को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को लेना चाहिए, कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन को लेना चाहिए, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ये स्ट्रिक्चर्स देने चाहिए ताकि कोई भी किस्म का कंप्लेन अगर किसी सिटीजन का आता है तो वो इसका संज्ञान ले और उस पर तुरंत कार्रवाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ में 4 लोगों का पिटिशन था, शैलेश गांधी जी भी थे, और ये वर्चुअल हियरिंग को लेके, ये जितने भी हियरिंग होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के यहाँ, तो वो हियरिंग नहीं हो रही है, और जबकि अभी कोविड ख़त्म हो चुका है और जीएडी का सर्कुलर है कि पूरे महाराष्ट्र में ये लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक के इसको लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। तो मेरा मानना ये है कि जब मैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिसेज में जब मैंने सर्वे किया तो मैंने ये पाया कि उनके पास वर्चुअल हियरिंग को लेके किसी किस्म की सुविधा नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। जीएडी ने जो सर्कुलर इशू किया है उनको संज्ञान लेना चाहिए कि उनके आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, और ये वर्चुअल हियरिंग को जो लेके इनको सही तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहिए, बाकी की सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो आउट ऑफ बॉम्बे से लोग आते हैं हियरिंग के लिए तो वो हियरिंग मुकम्मल तौर पे थ्रू वर्चुअल हियरिंग कर पाए। शिव नारायण जी है क्रांतिवीर, इनसे जानेंगे तमाम हमारे साथ में जो एक्टिविस्ट हैं, ये एक हाउसिंग सोसाइटी के सामान्य मेंबर थे और ये धीरे धीरे करके सालों से जब इनको न्याय नहीं मिला डिप्टी रजिस्ट्रार से, सहकार विभाग से, तो ये एक्टिविस्ट बने हैं। ये तमाम ऐसे चेहरे देख सकते हैं, ये सालों से इनको न्याय नहीं मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो अधिकारी जिन पर ब्लेम कर रहे हैं, उन अधिकारी का बयान रहता है कि ये प्रोफेशनल कंप्लेन है। तो मैं इनसे ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे शिव नारायण जी बताएंगे सर, जो ब्लेम होता है कि भाई आप प्रोफेशनली कंप्लेनर हैं, प्रोफेशनली कंप्लेन कैसे हो सकता है? देखिए, हम पिछले 12 साल से भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे 4 एक्टिविस्ट का के वेस्ट वार्ड में फोटो लगा दिया गया कि ये प्रोफेशनल कंप्लेंटेंट है और इनको एंट्री मत दी जाए, ऐसा कहा गया। ऐसे फोटो लगा करके हमारा, जिसका मिड डे में भी आया, पूरा फोटो आए, उस मामले में शैलेश गांधी जी गए सामने और उन्होंने फोटो सब हटाए गए। ये सारी चीज, अरे ये कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? कंप्लेंट करने का, अगर आपने कंप्लेंट करी है और उस कंप्लेंट पर कार्रवाई हो गई तो क्या जरूरत है किसी को दोबारा कंप्लेंट करने की? अगर वो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है तो कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी वजह से वो कंप्लेंट कर रहा है। आप क्या बोलते, बताइए ना कि उसने जो कंप्लेंट करी उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई है? हमारा कहना है सिंपल सा, अगर किसी अधिकारी ने, हमने सबूतों के साथ अगर कंप्लेंट की है और किसी अधिकारी ने आपका उस पर कार्रवाई नहीं की, तो इसी का सिंपल सा मतलब है कि वो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सामने वाले से मिल गया है और उसके साथ मिल करके वो पैसों का लेन देन कर रहा है। इसलिए आपको पूरा मौका है, पूरा अधिकार है कि आप उसका फोटो लगाएं और उसका फोटो लगाकर उसके भ्रष्टाचार के साथ को बेनकाब करें पूरे सबके सामने। और यही काम हम लोग कर रहे हैं और लगातार करो। जब भी करते हैं सीधे रिजल्ट आता है, सामने वाले का फोटो लगाते हैं पीआईओ के ऊपर। हमने पहली बार महाराष्ट्र में एफआईआर करी है। जी, मेरा नाम वीजू चौहान है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। आजकल आपको पता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसकी वजह से कमेटी वाले जेंट्स लोग जो है वो महिलाओं को रिजर्वेशन के दौरान ले लेते हैं, फिर बाद में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। जैसा मुझे कहा गया और बताया गया कि आप रिज़ाइन करो, अभी कमेटी तो फॉर्म हो गई, क्यों? तो उनको फ्रॉड करना था इसके लिए। और मेरे पास ऐसे सबूत मिले हैं कि जो सोसाइटी में
रिसीट है कि एंटरटेनिंग डेप्यूटी रजिस्ट्रार, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिए। मैंने बहुत एप्लीकेशन किया और डॉक्यूमेंट्स मांगने की वजह से कमेटी वाले मुझसे 25,000 रुपया मांग रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है। फिर डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी कंप्लेंट की है। मेरे सब लेटर्स 18-19 लेटर्स की कॉपी मैंने कमिश्नर को दी है कि ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है और ये लोग मुझे और मेरे जो फैमिली वाले हैं उनको भी मेरे अगेंस्ट कुछ गलत इल्ज़ाम लगा के उनको लेटर भेज के हैरेस करते हैं। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट की है, लेकिन डेप्यूटी रजिस्ट्रार की ऑफिस से कुछ भी जस्टिस नहीं हो रहा है। सागरिका राणे, माझ्यावर असा अन्याय झाला आहे की मी बेकायदेशीर काम सोसायटीने केलेलं त्याची तक्रार केली, पण त्याच्यावर कोणताही कारवाई अरुण चौगुले एस वॉर्डचे असिस्टंट रजिस्ट्रार आहेत त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही आणि वरती आम्ही जे निवडून आलेलो त्यांना बाद केलेला आहे। माझं नाव कृष्णा दामोदर जयकर आहे। मी अस्मिता ज्योती कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचा मेंबर आहे। आमची सोसायटी ही कलेक्टर लँडवर आहे, त्यामुळे आम्हाला 3-4 ठिकाणी लढाई करावी लागते। मेरा नाम रेशमा चक्रवर्ती है और मैं आप लोगों के सामने इनका मोडस ऑपरेंडी बताना चाहती हूँ। इनका मोडस ऑपरेंडी ऑल अक्रॉस द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस इज सेम। मैनेजिंग कमेटी का कंप्लेंट जो भी कंप्लेनेंट करता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास सालों साल कोई एक्शन नहीं होता है। फिर हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार का कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी कोई एक्शन नहीं लेता है अगेंस्ट द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। फिर उसका कंप्लेंट हम डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार को करते हैं जो कि बाजीराव शिंदे है। फिर उनसे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के अगेंस्ट। फिर बाजीराव शिंदे का कंप्लेंट हम लोग और ऊपर करते हैं कमिश्नर को। कमिश्नर से भी कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं होता है। उसका कंप्लेंट हम लोग डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर नितिन गायकवाड़ को करते हैं, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होता है। फिर उनका कंप्लेंट हम लोग और ऊपर करते हैं जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जो पहले मिस्टर अनूप कुमार थे और अभी मिस्टर राजेश कुमार है। उनको तो सिटीजन को मिलने की भी फुर्सत नहीं है। हम जब इनके कंप्लेंट करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का लेटर नीचे 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 भेजा जाता है और फाइनली डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ऐसा बोला जाता है आप खुद की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करो। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब जो कल्प्रिट है हम उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके पास ही लेटर भेजा जाता है कि आप खुद की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करो। ये हमारे पास एविडेंसेस है। मेरा नाम नवीन पंड्या है। मेरी पर्सनल कंप्लेंट्स तो सब गवर्नर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, पुलिस कमिश्नर के पास, रजिस्ट्रार के पास, वो सबके पास पड़ी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस प्रोटेस्ट एंड डू समथिंग सो मोटो टू रिमूव करप्शन। सर मैं बोरीवली मुंबई से हिरेन संपत। सर मैं कमिश्नर सर मिस्टर अनिल कवड़े सर को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी जो भी कंप्लेंट्स आती है कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिप्टी रजिस्टर के ऑफिस में हो, डिविजनल जॉइंट रजिस्टर के ऑफिस में हो, आप मंथली या क्वार्टरली आप उसका पूरा प्रकाशन करो। दोस्तों मैं सुनील शर्मा इन सभी एक्टिविस्ट को सपोर्ट जरूरी है और एज ए जर्नलिस्ट मैं यही कहूँगा कि इन सभी को न्याय मिले और हम लोग इनके साथ में खड़े हुए हैं। और इस दुष्यंत कुमार जो कवि है फेमस, उनकी खूबसूरत लाइन के साथ में सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये भ्रष्टाचार की सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल ये सूरत बदलनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जो सूरत है ये सहकार विभाग से मुक्त होनी चाहिए। मैं सुनील शर्मा, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।